गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। चलिए आज का हमारा टॉपिक है जी मैम। हमारा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। प्रीवियस क्लास में हम लोग यही टॉपिक बताए थे कि आज हम लोग पढ़ेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक और विकास की अवस्थाएं। ये दो टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला है हम लोग का टॉपिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि कौन कौन से कारक होते हैं जो हमारे विकास को प्रभावित करते हैं, यानी कि विकास जो निरंतर सतत गति से आगे बढ़ रहा है उसको प्रभावित, उसको अफेक्टेड कर सकते हैं। इन सब कारणों से विकास जो है हमारा धीमी गति से हो सकता है या रुक सकता है, या विकास के मार्ग में बाधा आ सकता है। ये वैसे कारक है, ठीक है। या फिर इनके कारण विकास हमारा तीव्र गति से भी हो सकता है, ठीक है। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक हम लोग के सबसे पहले अगर हम लोग देखा जाए तो वंशानुक्रम, हेरिडिटी को हम लोग बोलते हैं। हेरिडिटी जो होता है हमारे विकास को प्रभावित करता है। कैसे करता है बताइए। जैसे कि हम लोग इससे पहले एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कस किए थे जिसमें हम लोग क्या बताए थे कि वंशानुक्रम जो होता है हम लोग अपने माता पिता से क्या करते हैं, वंशानुगत पैतृक संपत्ति के रूप में ग्रहण करते हैं। माता पिता के डीएनए से जो गुण हम लोग को मिलता है वो हमारा पैतृक संपत्ति होता है। जैसे कि माता पिता अगर तीव्र बुद्धि वाले हैं तो संतान भी उस प्रकार के तीव्र बुद्धि कौशल लेकर जन्म लेता है। माता पिता अगर जो है कद काठी में बहुत लंबे हैं तो संतान की भी कदकाठी उस प्रकार होती है, ठीक है। माता पिता अगर कदकाठी में छोटे हैं तो संतान भी उसी प्रकार की कदकाठी को लेकर जन्म लेता है। तो विकास जो होता है वंशानुक्रम के कारण भी प्रभावित होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक माता पिता के डीएनए से पुत्र को पैतृक रूप में यह मतलब मिला कि माता पिता जो है उनमें जो है भाषाई विकार है, भाषाई विकार है। तो जिस वजह से संतान में भी वह भाषाई विकार जो है क्या हुआ, पैतृक रूप से उसमें आ गया। तो जिस वजह से उसका विकास प्रभावित हुआ। भाषाई विकार का मतलब क्या होता है, भाषाई विकार का मतलब होता है मान लीजिए पिता जो है वह शब्दों का सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं तो उतलाते हैं, चाहे हकलाते हैं। तो पुत्र में भी या संतान में भी उस प्रकार का गुण आया। तो जिस कारण बालक का जो है विकास जो है वहां पे क्या हो गया, प्रभावित हो गया, उसका भाषाई विकास प्रभावित हुआ। बालक जो है किसी से सही से बोलने में हिचकिचाता है, वह कभी भी किसी डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ठीक है। उसे हेजिटेशन होता है, उसे डर रहती है कि हम अन्य बालकों की तरह, सामान्य बालकों की तरह यह कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होता है, वंशानुक्रम यानी कि पैतृक संपत्ति के रूप में बालक जो गुण को एक्वायर किया, लेकर आया, वह उसके विकास को क्या करे, उसके विकास के मार्ग में बाधा बनी, रोड़ा का कार्य किया, जिस वजह से बालक जो है प्रभावित हुआ। हम लोग इससे पहले इस बात पे भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर विकास का एक पक्ष प्रभावित होगा तो इससे उसका हर एक पक्ष प्रभावित होगा, ठीक है। अगर उसका भाषाई पक्ष प्रभावित हो रहा है, अगर मान लीजिए बालक जो है भाषाई रूप से उसमें विकार है, वो तुतला कर बोलता है या हकला कर बोलता है, वो लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। समाज में बालक जो है जिस कक्षा में पढ़ता है दूसरे बालक उसका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, उसका उपहास उड़ाते हैं, उपहास करते हैं। तो वह बालक क्या होगा, धीरे धीरे अपने फ्रेंड सर्कल से कटता चला जाएगा, समाज से दूर चलता होता चला जाएगा। तो वह क्या बालक, क्या उसमें क्या होगा, सामाजिक विकास जो है अन्य बालकों की तुलना, सामान्य बालकों की तुलना कम होगी। सामाजिक विकास कम होगा तो भाषाई विकास भी कम होगा। उसे भाषा, क्योंकि हम लोग समाज के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, समाज के अन्य लोगों से जुड़ते हैं, तो हम नए नए शब्दों को सीखते हैं, नए नए बातों को सीखते हैं, किस परिस्थिति में किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कैसे बोलनी चाहिए, उन चीजों को सीखते हैं। तो इससे हम लोग का शाब्दिक वृद्धि जो होती है वह कम हो जाएगी, ठीक है। हमारा मानसिक स्तर भी क्या होगा, धीरे धीरे डाउन होते जाएगा। मानसिक स्थिति भी हमारी क्या हो जाएगी, उस विकास में भी बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि हम अन्य बालकों से, सामान्य बालकों से घुल मिलकर रह ही नहीं पा रहे हैं। हम समाज के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। हम समाज के लोगों को, जिस तरह से सामान्य बालक समाज के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं या अपने बातों को शेयर करते हैं, हम उस तरह से कर ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या होगा, मानसिक रूप से भी वो परेशान हो जाएंगे। तो हम लोग इस तरह से क्या देखें कि वह बालक जो है, जो जिसको भाषाई विकार था, वंशानु तौर पर अपनी पैतृक संपत्ति के रूप पर डीएनए के गुणों के आधार पर जो बालक अपने माता पिता से यह विकार, भाषाई विकार लेकर उत्पन्न हुआ, वह बालक जो है
भाषाई विकार के कारण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर प्रकार से क्या होता है, विकास से प्रभावित होता है। तो जिस कारण से यह हमारा क्या होता है, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक कारक बनता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। यस मैम। वंशानुक्रम हमारे विकास को किस प्रकार प्रभावित किया, ये चीज क्लियर हुआ। दूसरा टॉपिक है, देखिए पहला टॉपिक हम लोग का वंशानुक्रम था, दूसरा टॉपिक है हम लोग का वातावरण। जिस प्रकार वंशानुक्रम हमारे विकास को प्रभावित कर रहा है, वातावरण भी हमारे विकास को प्रभावित करेगा। हम जिस माहौल में रहते हैं, जैसे परिवेश में रहते हैं, उसी परिवेश के अनुसार हम लोग चीजों को ग्रहण करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, अगर एक बालक है, उसका परिवेश या फिर उसका फ्रेंड सर्कल ऐसा है, जिनके फ्रेंड सर्कल में दोस्त उनके क्या करते हैं, चोरी करते हैं, सही शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, गाली देते हैं, तो ऐसे जगह बालक का क्या होगा, विकास अवरोध में ही ना आएगा, उसका विकास में बाधा ही ना बनेगी, उसका विकास सही तरीके से नहीं होगा, सही मार्ग पे नहीं होगा, वह गलत मार्ग पे चला जाएगा। तो वातावरण यहाँ पे क्या बन रहा है, बालक के विकास में बाधा का कार्य कर रहा है। चाहे इस प्रकार भी हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए कि बालक का जो है वातावरण जो है, बालक एक अच्छे घराने का है, एक अच्छा पढ़ा लिखा, ठीक है, मतलब पैतृक रूप से बालक जो है अपने माता पिता से बहुत सारे गुणों को लेकर एक्वायर हुआ है। उसके माता पिता जो सभ्य थे, उसके माता पिता तीव्र बुद्धि वाले थे, बालक में भी वही सारे गुण एक्वायर हुए हैं। लेकिन ठीक है, बालक का परिवेश जो है उस प्रकार का नहीं है। ठीक है, बालक जो है उस प्रकार के परिवेश का में ना रहने के कारण क्या करता है, उसमें तीव्र बुद्धि है, वो चीजों को बहुत जल्दी समझ जाता है, वो चीजों को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है। लेकिन उसका परिवेश जो है, उसका वातावरण जो है, उसके आसपास के जो फ्रेंड सर्कल है, वो उस प्रकार का परिवेश उसको नहीं प्रदान कर पाते हैं, जिस कारण से बालक जो है अपने इस पैतृक गुणों को छोड़कर अपने परिवेश के गुणों को ही क्या करता है, ग्रहण करता है। इस प्रकार उसका विकास जो है हम लोग का प्रभावित हो रहा है। ठीक है, ये 2 पॉइंट था। तो वंशानुक्रम और वातावरण, ये दोनों हम लोग के बालक के विकास को प्रभावित करता है। तीसरा हम लोग का पॉइंट है बुद्धि। ठीक है, इंटेलिजेंसी। तो बुद्धि बालक के विकास को कैसे प्रभावित करता है, तो बुद्धि जो होती है, यानी कि बुद्धि हम लोग जब पढ़ेंगे ना, तो इसका एक अलग से टॉपिक है, इस एक टॉपिक पे हम लोग पूरा बुद्धि का पढ़ेंगे, बुद्धि में क्या क्या होता है। तो बालक की बुद्धि भी जो होती है ना, वो अलग अलग तरह की होती है, अलग अलग तरह की उसकी क्षमताएं होती हैं। कोई जो होता है बालक बौद्धिक रूप से सृजनात्मक होता है, कोई बालक जो होता है बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली होता है, कोई बालक बौद्धिक रूप से जो होता है किसी संगीत के क्षेत्र में जिसको रुचि होती है, कोई बालक जो है बौद्धिक रूप से देखा जाए तो ज्ञान के क्षेत्र में बुद्धि होती है। तो बौद्धिक रूप से भी बालक क्या होते हैं, व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो बौद्धिक क्षेत्र में बालक भिन्न भिन्न क्षमताओं को रखने वाले होते हैं, अलग अलग गुणों को एक्वायर करने वाले होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए बालक की बुद्धि जो है किसी प्रकार से, किसी परिवेश के कारण, वातावरण या फिर घर में बहुत ज्यादा गृह कलह हो रहा है, या घर का वातावरण सही नहीं है, जिस कारण से बालक क्या होता है, वह तीव्र बुद्धि वाला है, उसमें हर प्रकार के गुण हैं, लेकिन गृह कलह के कारण या फिर किसी प्रकार के तनाव के कारण बालक की बुद्धि जो है वह काम करना बंद कर देता है। हम लोग कहते हैं ना कि जब हम लोग क्रोध में रहते हैं या फिर हम लोग जो गुस्से में रहते हैं, इमोशंस में जब हम लोग ज्यादा रहते हैं, तो बुद्धि जो है हमारी काम करना बंद कर देती है। ठीक है, गुस्से में इंसान कुछ भी कर लेता है, उस समय उसका मस्तिष्क काम नहीं करता है, या फिर बहुत ज्यादा जब खुश रहता है तो भी इंसान ऐसा कुछ हरकत कर देता है जिससे बाद में उसको अफसोस होती है। ठीक है, उस चीज की कमी खलती है। तो इस वजह से बुद्धि क्या करता है, हमारे विकास को इस प्रकार यहाँ पे प्रभावित करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हम लोग का संज्ञान, यानी कि कॉग्निशन, जिसको हम लोग इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़े थे। संज्ञान का मतलब क्या होता है, समझ का निर्माण करना, किसी चीज को जानना, समझना, उस पर चिंतन करना, विचार करना, यानी कि किसी भी एक वस्तु के ऊपर अपनी समझ का निर्माण करना। तो मानव का संज्ञान भी उसके विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम ही आप लोग को कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक का समझ का निर्माण अगर आप लोग का सही से नहीं हुआ, तो क्या आप लोग का विकास इससे प्रभावित होगा। मान लीजिए हम आपको कोई एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं और आपका कॉन्सेप्ट जो है उस पर पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ, तो उससे जुड़े हुए आगे के चीजों को, आगे की बातों को आप सही से समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। जिस कारण से क्या है, एक के प्रभाव से आगे वाला भी
प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पे संज्ञान यानी कि किसी भी चीज़ पर के ऊपर अपनी समझ का निर्माण करना, उसे जानना, समझना, परखना, उस पे चिंतन करना। तो वहाँ पे अगर हमारी अवधारणा क्लियर होती है, स्पष्ट होती है, तो हमारा विकास प्रभावित नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हमारी अवधारणा जो है, समझ का निर्माण जो है अच्छे से नहीं होता है, उसमें हमको डाउट रहता है या फिर हम उस चीज़ को अच्छे से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा विकास क्या होगा? प्रभावित होगा। ठीक है? चलिए आप लोग बीच-बीच में रिस्पॉन्स देते रहिए। अगला है हम लोग का संवेग यानी कि इमोशन, ठीक है? बालक के विकास में उसका संवेग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है? संवेग में बालक जो है वह कुछ भी कर देता है। संवेग आने पर संवेग में बालक जो है वह कुछ भी कर देता है। देखिएगा जब बालक क्रोध में रहता है, गुस्से में रहता है, तो वह कुछ ऐसी हरकतें कर देता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। बाद में उसे उस चीज़ पर अफ़सोस होता है। जब बालक संवेग भी बहुत तरह के होते हैं। ये हम लोग का एक बुद्धि, संज्ञान, संवेग, ये सब पे हम लोग अलग से एक-एक पूरा डिटेल चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है? एक पूरा टॉपिक है ये, इस पे डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। तो संवेग जो होता है, बालक के बुद्धि पर हावी हो जाता है और इंसान जो होता है अपनी बुद्धि खो बैठता है और कुछ ऐसे हरकत कर देता है, कुछ ऐसे कार्य कर देता है जिसे बालक को नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो संवेग भी बालक के विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है? एक बालक जो है मान लीजिए वो कक्षा में पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत तीव्र बुद्धि वाला है, लेकिन फ्रेंड्स के साथ अचानक से कुछ हरकत हुआ, कुछ ऐसी घटना घटी जिसके कारण वो संवेग में आ गया, क्रोध में आ गया और उसने क्या किया, स्कूल आना ही बंद कर दिया। वो आगे की तरफ निरंतर बढ़ रहा था, उसका विकास प्रभावित हुआ। ठीक है? तो संवेग में इंसान ऐसे बहुत सारी हरकत देखिएगा आप लोग किशोरावस्था की अवस्था में देखिएगा, किशोरावस्था हम लोग का एक ऐसा अवस्था है जिसमें प्राय आप लोग को सुनने को मिलेगा क्लास 10 का रिजल्ट निकलता है तो कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया, कुछ बच्चे घर छोड़कर चले गए, कुछ बच्चे ऐसा-वैसा हरकत कर लेते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। तो ये तो संवेग जो होता है बालक के ऊपर संवेग इस प्रकार हावी हो जाता है जो उसके विकास को क्या करता है प्रभावित करता है। तो हम लोग क्या देखें कि किशोरावस्था में प्राय बालक जो है रिजल्ट आने के डर से रिजल्ट आने के पहले ही बालक कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं, सुसाइड करने का केस ज़्यादा आता है इस स्टेज में, ठीक है? तो ये क्या है बालक के ऊपर उसका संवेग प्रभावित हुआ जिस कारण से उसका विकास प्रभावित हुआ। उसपे उसका संवेग हावी हो जाता है जिस कारण से उसका विकास प्रभावित होता है। अब माता-पिता के डर से बालक क्या करते हैं घर छोड़ के चले जाते हैं। तो उस कारण उस समय क्या है बालक पर क्या है डर का संवेग हावी हो गया जिस कारण से बालक डर के कारण क्या कर देता है घर छोड़कर चला जाता है जिस वजह से क्या होता है बालक का विकास प्रभावित होता है। अब जिस तरह से माता-पिता के संरक्षण में बालक को जिस प्रकार से बालक का विकास होना चाहिए था, क्या वो घर छोड़ के जाएगा बाहर में अकेले लाइफ सर्वाइव करेगा तो उस प्रकार उसका विकास होगा? नहीं होगा, उसे शिक्षा मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इससे क्या होता है, संवेग जो होता है बालक के विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अगला बोल रहा है हम लोग का लिंग यानी कि जेंडर। जेंडर भी बालक के विकास को बहुत हद तक प्रभावित करता है। कहा जाता है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां जो होती हैं किसी चीज को जल्दी ग्रहण करती हैं, जल्दी सीखती हैं। ठीक है? तो यहाँ पे लिंग जेंडर जो है हम लोग का यह भी विकास को क्या कर रहा है प्रभावित हो रहा है। आप देखेंगे कि बाल्यावस्था में या फिर छोटे शैशवावस्था में हो गया चाहे बाल्यावस्था की अवस्था में हो गया लड़कियाँ जितना डिफिकल्ट वर्ड बोल पाती हैं, लड़के उतना डिफिकल्ट वर्ड जल्दी नहीं बोल पाते हैं। लड़कियाँ जितना जल्दी आप लोग अपने घरों में सुनेंगे कि बहनें जो आपकी होंगी, चाहे बेटी होगी अगर, तो वो जल्दी चलना सीखती है बेटों की तुलना। वो जल्दी चलना सीखती है, वो जल्दी बोलना सीखती है, वो जल्दी अपने कार्य को करना सीखती हैं। तो लिंग यानी कि जेंडर भी यहाँ पे क्या होता है हमारे विकास को हद तक प्रभावित करता है। ठीक है? अब बोल रहा है हम लोग का जन्म क्रम यानी कि हम लोग का बर्थ क्रोनोलॉजी। ठीक है? जन्म क्रम यानी कि हम लोग का बर्थ क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कि बालक जैसे कि एक ही माता-पिता के 3 या 4 संतान हैं, तो पहली संतान पे माता-पिता बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, केयर करते हैं, उनके हर एक विकास के हर एक मार्ग को आगे प्रशस्त करने की कोशिश करते हैं। दूसरी संतान में करते हैं, तीसरी संतान में क्या होता है
उनको पहले का भी केयर करना है, दूसरे का भी केयर करना है, तो तीसरे का केयर जितने अच्छे से होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे जन्म कर्म क्या कर रहा है, यानी कि माता-पिता यानी कि भाई-बहनों का जो संख्या है, उस कारण से बालक का क्या होता है, विकास जो है प्रभावित होता है। आप देखिएगा कि पहले संतान को जितना ज़्यादा केयर मिलता है, जितना ज़्यादा माता-पिता उसको एजुकेशन में जितना ज़्यादा फोर्स करते हैं, जितना अच्छे से एजुकेशन देते हैं, दूसरी और तीसरी संतान में वो दर जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है? तो जन्म क्रम भी हम लोग का बर्थ क्रोनोलॉजी भी हम लोग का क्या करता है, विकास को प्रभावित करने के कारक है। ठीक है? इसके बाद बोल रहा है भयंकर रोग एवं चोट, ये हम लोग के विकास को प्रभावित करता है। मान लीजिए बालक का विकास जो है निरंतर सतत क्रिया से आगे बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन अचानक किसी भयंकर रोग की वजह से बालक जो है अब निरंतर स्कूल नहीं जा पा रहा है, पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा है या फिर पढ़ने की इच्छा करता भी है तो उसके शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि वो रेगुलर उतना पढ़ सके। तो इस वजह से क्या है, बालक का विकास प्रभावित हो रहा है। या फिर भयंकर चोट भी, मान लीजिए बालक जो है पढ़ने में बहुत अच्छा है, रेगुलर स्कूल जाने वाला बच्चा है, रेगुलर स्कूल अटेंड करता है, क्लास में टीचर्स की हर बातों को मानता है, हर एक चीज में अच्छा है बालक। लेकिन अचानक से किसी भयंकर चोट के चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उसका स्कूल मिसिंग हो गया। ठीक है, उसका शिक्षा जो है अन्य सामान्य बच्चों से क्या हो गया, पीछे हो गया। तो इससे बालक का क्या है, विकास हम लोग का प्रभावित हो रहा है। ठीक है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भी बालक के विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। एक स्वस्थ बालक जो कि निरंतर स्कूल जा रहा है, स्कूल के क्रियाकलाप कर रहा है, स्कूल के कार्य कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, स्टडी कर रहा है, और उसकी तुलना आप देखिए एक अस्वस्थ बालक है जो सब समय बीमार रहता है। ठीक है, जो स्कूल रेगुलर नहीं जा पाता है, जो अपने वर्क रेगुलर नहीं कर पाता है, स्कूल में क्या कार्य मिला नहीं मिला उन चीजों को वो नहीं जान पाता है। तो इन दोनों ही बालकों के विकास में अंतर आपको दिख रहा है। एक जो निरंतर स्कूल जाता है उसका विकास प्रभावित नहीं हो रहा है, वो निरंतर एक सतत क्रम में चल रहा है। और जो निरंतर स्कूल नहीं जा रहा है, जो अस्वस्थ है, बीमार है, जिसके कारण उसका विकास जो है प्रभावित हो रहा है। तो स्वास्थ्य जो है बालक के विकास को इस प्रकार से प्रभावित करती है। ठीक है। प्रजाति, अगला पॉइंट है हम लोग का प्रजाति यानी कि ट्राइब्स। तो प्रजाति भी बालक के विकास को प्रभावित करती है। अलग अलग प्रजाति के लोगों में शिक्षा का स्तर भी क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि किसी चीज को उनको ग्रहण करने की क्षमता बहुत होती है, और कुछ जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य लोगों की तुलना, शहरी लोगों की तुलना, गांव के लोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, पीछे है। तो जो चीज शहरी लोग पहले से एडप्ट कर चुके हैं, सीख चुके हैं, जान चुके हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अब सीख रहे हैं, जान रहे हैं। तो इससे क्या है, उनका विकास प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का प्रजाति भी क्या करता है, वह शिक्षा विकास को प्रभावित करने का कार्य कर रहा है। ठीक है। माता पिता की शिक्षा, यह भी बहुत हद तक प्रभावित करती है। अगर माता पिता शिक्षित रहेंगे तो बालक को शिक्षा देंगे, ठीक है, अच्छी बातें बताएंगे, मॉरल एजुकेशन देंगे। अगर माता पिता स्वयं ही शिक्षित नहीं है तो वो बालकों को किसी प्रकार की शिक्षा देने में सक्षम नहीं होंगे, जिससे बालक का विकास जो है प्रभावित होगा। क्योंकि बालक जो है स्कूल में जाते हैं तो एक निश्चित समय काल के लिए जाते हैं, और उस निश्चित समय काल में ही उनको शिक्षा दी जाती है। लेकिन ज्यादातर वक्त तो वो अपने घर में माता पिता के साथ बिताते हैं ना। तो माता पिता अगर शिक्षित रहेंगे तो बालक को शिक्षा देंगे, और माता पिता अगर अशिक्षित है तो वह बच्चों को उस तरीके से शिक्षा ग्रहण नहीं करवा पाएंगे, जिस वजह से बालक का विकास जो होता है वह प्रभावित होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है हम लोग का अध्यापक, एक टीचर। टीचर की भूमिका बहुत ज्यादा होती है बच्चों के विकास में। ठीक है, अगर टीचर कक्षा में बच्चों के साथ अच्छे से बिहेव करे, उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करे, प्रजातांत्रिक कक्षा का निर्माण करे, जिसमें बच्चे जो है बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के अपने प्रश्नों का उत्तर टीचर से पूछना चाहे तो पूछ सके। ठीक है, इस प्रकार का अगर शिक्षक अध्यापक का माहौल बनाता है, कक्षा का माहौल बनाता है, तो बालक का विकास क्या होगा, अच्छे से होगा। लेकिन मान लीजिए एक टीचर ऐसा है जो कक्षा का माहौल इस प्रकार बना के रखा है कि बच्चों को एकदम डरा के रखा है। बच्चे जो है किसी प्रकार का कोई डाउट है मन में, कोई क्वेश्चन है तो डर से टीचर से पूछते नहीं है। वह बच्चों के लिए उल्टे पुल्टे शब्द यूज करता है, गलत शब्दों का प्रयोग करता है। तो ये शिक्षक यहाँ पे क्या कर रहा है, बालकों के विकास को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो इस प्रकार अध्यापक जो है विकास को प्रभावित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा समाज यानी कि सोसाइटी। हमारी सोसाइटी भी बालकों के विकास को प्रभावित करने के एक कारकों में से एक कारण है। वो कैसे?
क्योंकि हम लोग क्या है, एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, समाज के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो हम लोग पहला हम लोग का परिवार क्या होता है, सब पर हमारा घर, हमारा फैमिली परिवार। इसके बाद बालक क्या होते हैं, उनका समाज तब जब थोड़ा विकसित होता है तो वो आस पड़ोस के लोगों से संपर्क बनाते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। स्कूल जाते हैं तो उनका समाज और ज्यादा विस्तृत होता है। तो समाज में रहकर ही ना बालक अच्छे बुरे चीजों को सीखते हैं। समाज में रहकर बालक अपने अंदर क्या कमियां हैं, क्या गुण है, उनको जानते हैं। मतलब समाज अगर एक तरह से देखा जाए तो क्या है, एक मिरर है, एक आईना है, जो हमारे अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, इन सब से हमको जानकारी देके इन सब से हमको अवगत कराती है। समाज में कैसे रहना है, समाज के नियमों का पालन करना है, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें क्या क्या करना है, ये समय समाज बताता है, समाज सिखाता है। ठीक है। तो अगर हमारा समाज हमें अच्छे मार्ग पर ले जाएगा तो विकास किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा समाज ऐसा है जो हमें क्या करता है, हमारे अच्छे कार्यों में भी क्या करता है, वो नुक्स निकालने की कोशिश करता है, या फिर हमारे अच्छे कार्यों में भी दोष निकालने की कोशिश करता है, हमें बात बात पर किसी कार्य के लिए टोकता है, या फिर किसी कार्य के लिए हमें क्या करता है, डिमोरलाइज करता है, हमारा मनोबल गिराता है। तो इस प्रकार के समाज में क्या होता है, बालक का विकास जो है प्रभावित होता है। मान लीजिए कोई एक ऐसा समाज है जहाँ पे लड़की जो है वो क्या बनना चाहती है, एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है, लेकिन उसका समाज क्या है, माता पिता को छोड़िए, उसका समाज क्या है, क्या बोलता है कि लड़की है, आईएएस कहाँ से बनेगी, लड़कियों को आईएएस नहीं बनना चाहिए, ये सब काम लड़कों के लिए है। तो वो समाज क्या कर रहा है, उस लड़की को डिमोरलाइज कर रहा है ना। तो इससे उसका विकास क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। उसके मन में इस प्रकार की चिंतन की भावना पैदा, और इसके मन में इस प्रकार का प्रश्न उठ रहा है कि शायद हम इस कार्य को नहीं कर पाएंगे, उसके अंदर डाउट पैदा हो रहा है। ठीक है। तो इसी प्रकार समाज जो होता है किसी के विकास को प्रभावित करने का कारक हो सकता है। ठीक है। अगला है हम लोग का पॉइंट, बालक की शिक्षा। एक बालक की शिक्षा भी उसके विकास को प्रभावित करने के लिए क्या होता है, करने का एक कारक होता है। यानी कि बालक जो होता है अगर सही से शिक्षित है, ठीक है, बालक को पता है, बालक में को पता है कि यह कार्य करने से हमारा अहित होगा, यह कार्य करेंगे तो हमारा जो है, हमारा हमारे परिवार का नाम जो है वो बदनाम होगा। तो बालक अगर सही से शिक्षित है तो बालक वो कार्य नहीं करेगा। लेकिन अगर उसमें शिक्षा की कमी है, ठीक है, तो बालक अगर इस प्रकार के कार्य करता है तो उससे क्या होगा, बालक का विकास प्रभावित होगा। तो शिक्षित व्यक्ति, ठीक है, कहते हैं ना कि शिक्षा मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। शिक्षा मनुष्य को मार्ग प्रशस्त करती है आगे बढ़ने के लिए। शिक्षा मनुष्य के लिए क्या होती है, बुद्धि का कार्य करती है। जो व्यक्ति शिक्षित होता है वो विकट से विकट परिस्थिति में भी किसी न किसी प्रकार मार्ग निकाल लेता है। तो शिक्षा जो है, बालक की शिक्षा जो है, एक अच्छी शिक्षा, ठीक है, तो अच्छी शिक्षा है बालक के लिए बहुत ज्यादा क्या होती है, प्रभावी होती है विकास को उनको आगे बढ़ने में। अगला बोल रहा है परिवार और सामाजिक और आर्थिक स्थिति। तो हमारे परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो होती है वह भी हमारे विकास को प्रभावित करती है। वो कैसे, तो हमारे परिवार की सामाजिक स्थिति ऐसी है, सामाजिक और आर्थिक स्थिति ऐसी है, मान लीजिए हमारा परिवार बहुत निर्धन है, बालक पढ़ने में बहुत तेज है, वो मतलब अपने क्लास में अव्वल आता है, ठीक है, उसे शिक्षा के लिए अलग अलग बुक्स चाहिए, या फिर अन्य क्षेत्र में बालक की क्या है, क्षमता है। बालक मान लीजिए कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसको चाहिए, वो म्यूजिक बहुत अच्छा बजाता है, वो गाना बहुत अच्छा गाता है, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि परिवारजन जो है उसको वो चीजें दे नहीं पाती हैं। तो बालक का जो गुण है, जो क्वालिटी है, उन सब चीजों के ना होने की वजह से वो क्या है, प्रभावित हो रहा है। बालक बहुत पढ़ने में तेज है, लेकिन माता पिता उसको अच्छे स्कूल में नहीं डाल सकते हैं, उनके पास आर्थिक कमी है, बालक उसके माता पिता उसको बुक्स नहीं खरीद के दे पा रहे हैं जिस वजह से वो पढ़ाई लिखाई कर सके, उससे बालक का विकास प्रभावित हो रहा है। तो इस प्रकार आर्थिक स्थिति भी जो होती है बालक के विकास को प्रभावित करने का कारक बनती है। और सामाजिक स्थिति में वही आ जाएगा कि मतलब घर का माहौल सही नहीं है, घर में माता पिता के द्वारा तो प्राय क्या होता है, गृह कलह होता है, ठीक है, बालक जो है मानसिक रूप से अशांत रहता है, तो यह भी बालक के विकास को प्रभावित करने के कारकों में एक कारक हो सकता है। ठीक है। तो ये था हम लोग का विकास को प्रभावित करने वाले कारक का एक टॉपिक, जो कि हम अभी अभी आप लोग का कंप्लीट किए हैं।
इसमें अगर आप लोगों को किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछिए, इसके बाद हम क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपको कोई मैम डाउट? जरा हाँ बोलिए। मैम संज्ञान के बारे में थोड़ा सा एक तो बताइएगा मैम। संज्ञान, संज्ञान यानी कि कॉग्निशन, यानी कि समझ। किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी वस्तु के ऊपर हमारे समझ का निर्माण होना, मतलब वो वस्तु क्या है, उसका क्या उपयोग होता है, वो किस लिए हमारे लिए उपयोगी है, हर एक जानकारी का एकत्रित करना। ठीक है, तो मान लीजिए आप, जैसे कि हम आप लोग को एक एग्जाम्पल दिए थे कि हम आप लोग को कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और उस टॉपिक पे आपका समझ का निर्माण सही नहीं हुआ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो हम जब आगे पढ़ाएंगे तो जब पहले वाला ही का है कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो आगे जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे क्या उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे संज्ञान जो है हमारा, यानी कि किसी वस्तु के ऊपर हमारी जो अवधारणा का निर्माण होना था, जिस प्रकार से हमारी अवधारणा बननी थी, उस तरह से हम लोग उस पर अवधारणा नहीं बना सके। हम लोग उस चीज के विषय में पूरी तरह से अच्छे से जानकारी नहीं ग्रहण कर सके। हम लोग के मन में उस टॉपिक के ऊपर डाउट है, कंफ्यूजन में है, तो हम आगे आने वाले टॉपिक में भी कंफ्यूज रहेंगे, उसके प्रति भी हमारा संज्ञान का निर्माण सही से नहीं हो पाएगा, समझ का निर्माण सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, हमारा विकास प्रभावित हो रहा है, यानी कि किसी एक टॉपिक पे जिस प्रकार हमारा संज्ञान का निर्माण होना चाहिए था, यानी कि जिस मतलब जिस रूप से हमें उसके ऊपर समझ का निर्माण बनाना चाहिए था, उस रूप से समझ का निर्माण नहीं बन सका। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग सीटेट का क्लास कर रहे हैं, तो आप लोग सीटेट क्या है, किस लिए एग्जाम देना है, ठीक है, इससे हमको क्या बेनिफिट होगा, आगे आने वाले लाइफ में हमारा क्या इसका उपयोग है, अगर आप लोग इस चीज को पूरे अच्छे से जान ही नहीं पाओगे, आप लोग आधा अधूरा नॉलेज लेकर इसके प्रति आपका पूरा समझ का निर्माण नहीं बना, पूरे ज्ञान का विकास नहीं हुआ, आधा अधूरा ज्ञान लेकर आप लोगों ने, दोस्त ने एडमिशन लिया, आप भी एडमिशन ले लिए उनके देखा देखी, और ठीक है उसके बाद आप धीरे 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 उसके ऊपर जो है आगे की तरफ बढ़ते गए, तो आपका शुरुआत में ही तो उसका संज्ञान के प्रति, मतलब उस टॉपिक के प्रति आपका नॉलेज का विकास नहीं हुआ। जब वही अधूरा रह गया, आगे आने वाले समय में भी तो क्या होगा, वो अधूरा ही तो चलता जाएगा। तो जिस वजह से आपका क्या हो रहा है, विकास प्रभावित हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बचपन में हम लोग इंग्लिश पढ़ते थे, इंग्लिश पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते थे, उस पर बहुत ज्यादा हम लोग ध्यान नहीं देते थे, जिसकी वजह से हमारा इंग्लिश दिन प्रतिदिन क्या होता गया, कमजोर होता गया। और आज के समय में अगर देखा जाए तो हमारा इंग्लिश क्या है, अन्य बालकों की तुलना कमजोर है। इंग्लिश टॉपिक जो है हमारा अन्य बालों के, हम अन्य बालकों के समान फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते, इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, आपका संज्ञान प्रभावित हो रहा है, आपका विकास प्रभावित हुआ। अगर आपका उस विषय पर, उस सब्जेक्ट पर आपके संज्ञान का निर्माण उस समय सही बन गया रहता, आपका आपकी अवधारणा जो है उस टॉपिक पे सही बन गई रहती, तो आप आगे भी उस चीज को, अपनी अवधारणा को क्लियर करते जाते, उसके प्रति आपका समझ का निर्माण सही होते जाता, और आने वाले समय में या फ्यूचर में आपको जो भी डिफिकल्टीज होती है इंग्लिश बोलने में या समझने में, वो नहीं होता, जिस कारण से आपका विकास प्रभावित नहीं होता। लेकिन क्या है, हम लोग का शुरुआती दौर में ही उसके प्रति समझ का निर्माण सही नहीं बना, हम लोग उसके विषय में नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए, ठीक है, उसके विषय में चिंतन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आगे आने वाले समय में भी हमारा डाउट बढ़ता गया, बढ़ते 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 आज डाउट इतना बढ़ गया कि हम लोग क्या है, आज अन्य बालकों के समान सामान्य रूप से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, जिस वजह से हमें क्या होता है, दिक्कत होता है, तो इससे हमारा विकास क्या है, प्रभावित हो रहा है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हम लोग को इंग्लिश की जरूरत होती है, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने की जरूरत होती है, लेकिन हम लोग वहां नहीं बोल पाते हैं, तो यहाँ पे हमारा विकास प्रभावित ही ना हो रहा है। क्लियर थैंक हुआ यू मैम। बेटा? जी मैम। थैंक यू फॉर बात, थैंक यू, हम समझाने के लिए तो बैठे हैं। और और कोई टॉपिक? कौन सा? संवेग, संवेग यानी कि इमोशन, हमारा इमोशन हमारे संज्ञा विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, आप मान लीजिए कक्षा में पढ़ रहे हैं, आप जो है, टीचर जो है आपको पढ़ा रहे हैं, अचानक टीचर जो है क्रोध में आ गए और आपको क्या किए, गुस्से में पीट दिए, आप पे आपका संवेग हावी हो गया। ठीक है, आप क्रोध में आ गए और क्रोध में आके क्लास छोड़कर चले गए। आप इसके बाद आप पिछले 10 दिनों तक स्कूल ही नहीं आए।
तो इससे आपका विकास प्रभावित हुआ। पिछले 10 दिनों का जो भी कुछ पढ़ाई हो रहा था वो आपका क्या हो गया, लॉस में गया। आप उसका नॉलेज नहीं ले पाए, ज्ञान नहीं ले पाए, तो इससे आपका विकास प्रभावित हुआ। तो संवेग जो है हम पर जब हावी हो जाता है तो हमारा विकास उससे क्या होता है, प्रभावित होता है। कोई भी संवेग हो, चाहे वह दुखद संवेग हो, चाहे वह सुखद संवेग हो, चाहे वह भय का संवेग हो। बहुत से बच्चे भय के कारण भी स्कूल नहीं जाते हैं, डर के कारण। तो उस भय के कारण भी क्या होता है, बालक का विकास, उनके मन में अक्सर किसी प्रकार की चिंता बनी रहती है कि नहीं वहां जाएंगे तो वहां भूत है, चाहे ये है, जो भी है। छोटे बच्चे जो हैं जिनके मन में इस प्रकार की चिंता भावना बनी रहती है, तो क्या है, उनके मस्तिष्क में वही चीजें भरी रहती है, वो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते। जिन चीजों को ग्रहण करना है उन चीजों को वो ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। उनके मन में जो उटपटांग चीजें भरी हुई है वही चीजें उनके अंदर है, तो जिस वजह से उनका संवेग, उनका जो विकास जो है बालक का प्रभावित हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? और कोई पॉइंट? मैम प्रजाति जो आप बोले थे, हाँ, प्रजाति का मतलब यहाँ पे देखिए ट्राइब से होता है। ट्राइब यानी कि देखिए हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे पर्सन रहते हैं जो एक शिक्षित समाज में रहते हैं। कुछ ऐसे पर्सन रहते हैं जो अभी भी क्या है, सोसाइटी से अलग हैं, सोसाइटी से दूर हैं। ठीक है, जो अभी भी हम लोग जिस तरह के टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जिस प्रकार की शिक्षा का यूज कर रहे हैं, वो सारी शिक्षाओं से वो वंचित है, उन सारी शिक्षाओं से वो दूर है। जिसकी वजह से क्या है, इस दोनों सोसाइटियों के बीच में एक बहुत बड़ा दरार है, बहुत बड़ा दूरी है ना, डिस्टेंस है ना। तो जिस वजह से क्या हो रहा है, वह प्रजाति जो है आज के दौर के विकास के साथ साथ नहीं चलने के कारण उनका विकास जो है, उनका यह जो प्रजाति वर्ग है उनको प्रभावित कर रहा है। हम लोग क्या है, सोसाइटी के साथ है, जैसे जैसे हम लोग का समाज विकसित हो रहा है उसके साथ साथ हम लोग भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी आ रही है उस टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जिस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए उस प्रकार की शिक्षा का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो समाज से कटी हुई हैं, जो आज भी जो है जंगलों में रहती है, कंदमूलों का प्रयोग करती हैं। शिक्षा क्या होता है, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। टेक्नोलॉजी क्या है, ये लैपटॉप क्या है, ये हम लोग का नेट क्या है, गूगल क्या है, इन सब से उनको कोई जानकारी नहीं है। तो वो इंसान जो है, उनकी जो प्रजाति है जो कि आज हमसे बहुत ज्यादा दूर है, तो उनसे इस कारण से उनका विकास जो है प्रभावित हो रहा है। यहाँ पे प्रजाति का मतलब वही ट्राइब्स बोल रहा है, आदिवासी जनजाति, जो कि आज भी क्या है, शिक्षा से आप लोग बहुत देर से देखिएगा, हर एक स्टेट में अलग अलग प्रजाति के पर्सन होते हैं जिसको हम लोग ट्राइब्स कहते हैं। ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटीज, जो कि क्या करते हैं, एक प्लेस पे कभी भी स्टे होके नहीं रहते हैं। वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे प्लेस मूव करते रहते हैं। ठीक है, जहां उनको थोड़ा बहुत अर्न हुआ वहां से अर्न किए, वहां से फिर अदर स्टेट मूव कर गए। तो ऐसे पर्सन जो हैं, आप देखिएगा ऐसे पर्सन को, जैसे बंजारा हो गए। ठीक है, बंजारा जो होते हैं वो कभी भी उनके बच्चे जब आप देखिएगा एजुकेशन लेते हैं, या फिर उनके बच्चे इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, नहीं। वो प्रजाति हमारे समाज से, हमारी सोसाइटी से बहुत दूर है, बहुत अलग है, बहुत कटी हुई है। तो प्रजाति इस प्रकार हमारा क्या है, विकास को प्रभावित करने का एक कारक बनती है। क्लियर हुआ? यस और किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? और किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। जी मैम, आगे बढ़िए मैम। विकास की अवस्थाएं। ठीक है, अब हम लोग का टॉपिक रहेगा विकास की अवस्थाएं, यानी कि बालक का विकास जो होता है किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। हम लोग क्या देखे कि माता के गर्भ से ही बालक का विकास शुरू हो जाता है। माता के अंदर जब बालक माता जब गर्भ धारण करती है उसी समय से बालक का विकास शुरू हो जाता है। लेकिन हम लोग को सीटेड में स्टडी कहाँ से करना है, गर्भ धारण के बाद से नहीं, बच्चे के जन्म लेने के बाद से। ठीक है, बच्चे के जन्म लेने के बाद से हम लोग को यहाँ पे बालक का स्टडी करना है। और कहाँ तक, सीटेड में हम लोग को मेनली किशोरावस्था तक। मोस्ट हम लोग का इम्पोर्टेंट ये है, किशोरावस्था तक हम लोग का बालक का क्या करना है, स्टडी करना है। तो हम लोग यहाँ पे विकास की अवस्थाएं में देखेंगे कि सीटेड, अगर आप लोग सीटेड बोल रहे हैं, अगर आप लोग बीएड किए होंगे तो बीएड में जो है यह विकास की 5 अवस्थाएं बताई गई है। बीएड के अनुसार अगर हम लोग देखें, जो हम लोग बीएड की स्टडी किए हैं उसके अनुसार हम लोग देखें
तो विकास को 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। सबसे पहले गर्भावस्था, ठीक है, यानी कि गर्भ धारण से 9 क्या है हम लोग का 9 महीने या 10 महीने तक माता के गर्भ में जब शिशु धारण कर लेता है उससे 9 या 10 महीने तक ये हम लोग का गर्भ धारण की अवस्था होता है। दूसरा होता है हम लोग का शैशवावस्था, जिसको हम लोग 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था कहते हैं, ठीक है। 0 से लेकर 2 वर्ष तक ये अवस्था याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है। 0 से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था हम लोग का शैशवावस्था होता है। तीसरा हम लोग का होता है बाल्यावस्था, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था, बाल्यावस्था, ठीक है। चौथा हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था, जो कि हम लोग का क्या होता है 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था। और अंतिम जो 5वां अवस्था है हम लोग का प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था, जिसको एडल्ट एज या ओल्ड एज भी कहते हैं। ये हमारा 18 वर्ष से स्टार्ट होगा और मृत्यु तक चलेगा, ठीक है, मृत्यु तक, जब तक कि इंसान की मृत्यु ना हो जाए तब तक। तो बीएड के अनुसार अगर हम लोग देखें तो बालक के विकास को 5 अवस्थाओं में बांटा गया है, लेकिन अगर सीटेट की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को केवल 4 अवस्थाओं का ही यहाँ पे क्या करना है, अध्ययन करना है, ठीक है। 4 अवस्थाओं का ही अध्ययन करना है। और वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है, गर्भावस्था को हटा दीजिए, क्योंकि गर्भ धारण के बाद से 9 महीने तक या 10 महीने तक जो होता है माता के गर्भ में जो शिशु रहता है, सीटेट में हम लोग को उसका स्टडी नहीं करना है। कहाँ से, शैशवावस्था से, यानी कि 0 से 2 वर्ष, शैशवावस्था यानी कि 0 से 2 वर्ष। इसके बाद आएगा हम लोग का बाल्यावस्था, स्टेज याद रखिएगा आप लोग, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, ठीक है। बाल्यावस्था अगर पूछ रहा है, अगर बाल्यावस्था पूछ रहा है तो 6 से 12 वर्ष। अगर बाल्यावस्था को उस दिन हम आप लोग को क्लास में बताए थे, लिंक जो भेजे थे उस चीज में उसमें हम आप लोग को ये टॉपिक बताए थे कि बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटकर हम लोग स्टडी करेंगे। सीटेट जो है बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटकर स्टडी करता है। तो 2 भागों में जब बांटकर स्टडी करेंगे तो हम लोग पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था हम लोग का 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था हम लोग का 6 से 12 वर्ष। लेकिन अगर आपका केवल बाल्यावस्था पूछ रहा है, बाल्यावस्था की अवस्था, तो 6 से 12 वर्ष, ठीक है। इंडिविजुअली रूप में पूछता है, पूर्व बाल्यावस्था पूछता है तो 2 से 6, उत्तर बाल्यावस्था पूछता है तो 6 से 12, लेकिन केवल बाल्यावस्था पूछता है तो 6 से 12। याद रहेगा ना आप लोगों को? यस मैम। अगला है हम लोग का किशोरावस्था, जो कि 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष, ठीक है। और चौथा है हम लोग का वयस्कावस्था, एडल्ट एज हम लोग का, जो कि 18 वर्ष से मृत्यु तक की अवस्था। क्लियर हुआ? जी मैम। तो मेनली हम लोग को किशोरावस्था ही पढ़ना है, यहाँ पे हम लोग वयस्कावस्था नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सीटेट 4 भागों में बांटा है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। सीटेट के अनुसार विकास की 4 अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कावस्था, जिसको ओल्ड एज भी कहते हैं, ठीक है। बाल्यावस्था का हम आप लोग को बता दिए कि बाल्यावस्था को हम लोग 2 भागों में बांट के स्टडी करेंगे। पूर्व बाल्यावस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था को हम लोग प्री चाइल्डहुड कहते हैं और उत्तर बाल्यावस्था को हम लोग लेटर या फिर पोस्ट चाइल्डहुड कहते हैं, ठीक है। एक नोट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, आप लोग समझिएगा। तो इसमें दिया हुआ है कि सामान्यतः शैशवावस्था को जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवधि माना जाता है। बहुत से मनोवैज्ञानिक हैं, हम लोग को ये हम आप लोग को नोट जो बता रहे हैं इसको केवल सुनिए, लेकिन सीटेट जो है शैशवावस्था को 0 से 2 ही मानता है। आप लोग को 0 से 2 ही याद रखना है। शैशवावस्था मीन्स 0 से 2। सीटेट क्या बोल रहा है कि शैशवावस्था कौन सा स्टेज है, 0 से लेकर 2 वर्ष। ये कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचारधारा है जो कि हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। तो शैशवावस्था को जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवधि तक माना जाता है। बालक विकास की दृष्टि से बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था आयु तक माना है। इस संदर्भ में मनोवैज्ञानिक एएस हम लोग का कोटीज नामक एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने क्या कहा है कि शैशवावस्था बच्चों को इंद्रिया
काम करने शैशवावस्था में क्या होती है, जब बच्चे 0 से 2 वर्ष की अवस्था में होते हैं, तो बच्चे के जितने सेंस ऑर्गन है, पांचों के पांचों सेंस ऑर्गन है, वो सारे काम करने लगते हैं। तो इंद्रियां काम करने लगती हैं और बालक रेंगना, चलना, बोलना, खाना पीना, ये सारी चीजें सीख जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको वो लोग क्या करते हैं, 6 वर्ष तक की अवस्था मानते हैं, क्योंकि यहाँ तक बालक जो है हर अपने कार्य करना सीख जाता है। इसीलिए वो लोग, उन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शैशवावस्था क्या है, 0 से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था है। ठीक है, और अध्ययन की दृष्टि से हम लोग अगर देखें तो शैशवावस्था को 0 से 6 वर्ष मानते हैं और बाल्यावस्था 2 भागों में नहीं बंटता है। ठीक है, वो जो मनोवैज्ञानिक है जो शैशवावस्था को 0 से लेकर 6 वर्ष मान रहे हैं, उनके अनुसार शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष है, लेकिन फिर बाल्यावस्था 2 भागों में डिवाइड नहीं होगी। बाल्यावस्था 6 से फिर 12 रह जाएगी। ठीक है, तब बाल्यावस्था 2 भागों में डिवाइड नहीं होगी, बाल्यावस्था बाल्यावस्था ही रह जाएगी और 6 से 12 वर्ष, इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन ये हम लोग का उस मनोवैज्ञानिक, ये कोटिस के मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये है, हम लोग को सीटेट के अनुसार चलना है और सीटेट के अनुसार हम लोग का शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था है और बाल्यावस्था जो है 2 भागों में बांटकर, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था बांटकर ही हम लोग को स्टडी करना है, हम लोग को कोटिस के अनुसार नहीं चलना है। ठीक है, तो चलिए, सीटेट या किसी अन्य शिक्षक पत्रांत परीक्षा में प्रश्न जब भी आए कि शैशवावस्था का कालखंड क्या है, याद रखिएगा, कहीं भी क्वेश्चन आए कि शैशवावस्था का कालखंड क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से 2 वर्ष। हम लोग को कोटिस के अनुसार नहीं चलना है, हम लोग को 0 से 6 वर्ष नहीं चलना है, 0 से 2 वर्ष ही करेंगे। और शैशवावस्था जब 0 से 2 वर्ष हो जाएगी, ठीक है, तो उसके अनुसार हम लोग का बाल्यावस्था भी क्या हो जाएगी, 2 भागों में बंट जाएगी, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। ठीक है, कहीं भी हम लोग का कॉम्पिटिशन का एग्जाम आए और अगर शैशवावस्था का स्टेज पूछे तो 0 से 2 वर्ष को ही करना है, और अगर 0 से 2 वर्ष हो रहा है तो बाल्यावस्था भी 2 भागों में बढ़ जाएगी सीटेट की दृष्टि से, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। इतना क्लियर हुआ आप लोग का, बाल्यावस्था को हम लोग को कैसे स्टडी करना है और शैशवावस्था को। ठीक है, चलिए आगे, अब हम लोग अवस्थाएं देख लिए, अब हम लोग अलग अलग अवस्थाओं पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट था जन्म के तुरंत बाद शैशवावस्था, जो कि हम लोग का 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था है। तो 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था में बालक में कौन कौन से गुण आते हैं, बालक कौन कौन से गुणों को एक्वायर कर लेता है। ठीक है, देखिए आप लोग सोचेंगे कि 0 से 2 वर्ष बालक इतना छोटा है, उसमें कौन से गुण आएंगे, लेकिन इस स्टेज में भी बालक में बहुत सारे गुण आ जाते हैं। क्या क्या आते हैं आप लोग को हम बता रहे हैं। ठीक है, तो दिया हुआ है कि शैशवावस्था जन्म होने के उपरांत मानव विकास की पहली अवस्था है, सबसे फर्स्ट, धरातल पर आने के बाद मानव का यह सबसे फर्स्ट स्टेज होता है। तो शैशवावस्था को मानव जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है और इस अवस्था को जीवन का आधारशिला, ठीक है, ये जो हम लाइन बोल रहे हैं, ये सब लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। शैशवावस्था को जीवन का आधारशिला या नींव कहा जाता है, क्योंकि यह पहली बार धरातल पर जन्म लेता है और शुरुआती अपने लाइफ का शुरुआत, अपने मतलब जीवन का विकास का आगे कदम पर वो बढ़ता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको जीवन का आधारशिला या फिर नींव कहा जाता है, क्योंकि इस उम्र में शिशु को स्वायत्तता का विकास होता है। ठीक है, इस उम्र में क्या होता है, शिशु को किसका विकास होता है, स्वायत्तता का, यानी कि स्वतंत्रता का। यानी कि गर्भ में जब तक था वो क्या था, परतंत्र था, वो कैद था। गर्भ धारण के उपरांत, यानी कि जन्म लेने के उपरांत बालक जो है स्वतंत्र हो जाता है, तो इसीलिए इसको आधारशिला या नींव कहा जाता है। ठीक है, और वह अपनी इच्छा के अनुसार उठने बैठने खड़ा होने चलने में क्या होता है, बालक सक्षम हो जाता है। यानी कि बालक स्वतंत्र है, माता के गर्भ में है तो बालक क्या है, एक तरह से कैद है, एक तरह से पिंजरे में है। तो गर्भ, जब बालक का जन्म हो जाता है तो वो स्वायत्ता अवस्था में, स्वायत्तता का मतलब होता है स्वतंत्रता, याद रखिएगा, स्वायत्तता का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता। बालक स्वतंत्र हो गया, अब वो अपने मन से उठना बैठना खड़े होना चलना इन सब कार्य को करने में सक्षम है। ठीक है, साथ ही इसी चरण में बालक के शारीरिक मानसिक व्यक्तित्व विकास की आधारभूत नींव रखी जाती है। ठीक है, तो हम लोग के एक मनोवैज्ञानिक है एडलर, उनका क्या कहना है कि शैशवावस्था जीवन की शैली तैयार करता है। ठीक है,
यह बच्चे के भावी जीवन के लिए पूरे कार्यक्रम को तैयार करता है। यानी कि शैशवावस्था में ही हम लोग कोई मूवी देखते हैं, ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई मूवी का स्क्रिप्ट लिख रहा है, तो जो स्क्रिप्ट लिख रहा है, पहला जो स्क्रिप्ट लिखा, पहला जो भी वो कुछ लिखा स्टोरी बनाने के लिए, तो वो क्या है, वो उसका आधारशिला है ना, उसी बेस पे ना पूरी की पूरी कहानी लिख दी जाएगी, ठीक है। उसी तरह से शैशवावस्था यानी कि जन्म के बाद बालक की जो ये प्रथम अवस्था होती है, यह बालक की आधारशिला होती है। मतलब बालक के इसी अवस्था के बाद उसका पूरा भविष्य कैसा होगा, ठीक है, इसी स्टेज में पता चल जाएगा कि बालक में नैतिकता है या नहीं है, बालक किस आचरण का होगा, उसकी पूरी की पूरे जीवन काल की शैली बना दी जाएगी, ठीक है, पूरा का पूरा स्क्रिप्ट बन जाएगा उसका। तो ये हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का एडलर नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने ये बताया है कि भावी जीवन के लिए पूरे कार्यक्रम को तैयार कर देता है। शैशवावस्था केवल आगे आने वाले जीवन के पूरे कार्यक्रम को यह जो है उसका शैशवावस्था का स्टेज ही क्या करता है, तैयार कर देता है, ठीक है। अभी देखिए शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो शैशवावस्था की हम लोग की बहुत सारी विशेषता है। इस स्टेज में शैशवावस्था में बालक में कौन कौन से गुण होते हैं, ये हम लोग जानेंगे, और कौन कौन से गुण नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी गुण होते हैं जो शैशवावस्था में बालकों में नहीं होते हैं, जो कि आने वाले स्टेज में उनमें आएगा, लेकिन इस स्टेज में नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का शैशवावस्था में बालक में गुण होता है शारीरिक विकास में तीव्रता, रैपिडिटी इन फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि उनका शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। आप लोग देखिएगा जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, जन्म लेने के उपरांत बच्चा छोटा सा है, लेकिन तुरंत 2 या 3 महीने में बच्चे का ग्रोथ कितना जल्दी हो जाता है, उसका वजन बढ़ जाता है। जन्म के समय बच्चा 2.5 kg का था, अब बच्चा जो है 6 या 7 kg का हो गया, ठीक है। तो इसका शारीरिक विकास जो है, यह जो शैशवावस्था का स्टेज है, यह स्टेज जो है, इस स्टेज में बच्चे बहुत असहाय स्थिति में होते हैं। क्यों असहाय स्थिति में होते हैं? क्योंकि बच्चे हर एक काम के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। भूख लगी है, दूसरा कोई खाना खिलाएगा, पॉटी करना है, दूसरा कोई करवाएगा, कोई भी किसी चीज की जरूरत है, दूसरा कोई करेगा, ठीक है, कोई तकलीफ है, वो भाषाई रूप से उसको बता नहीं सकता है। तो इसलिए बालक जो है इस स्टेज में बहुत ज्यादा असहाय अवस्था में होता है, ठीक है। और इस स्टेज में जितना ज्यादा वो असहाय स्थिति में होता है इस स्टेज में, उतना ही ज्यादा तीव्र गति से इस स्टेज में बालक का विकास भी होता है। और केवल एक विकास नहीं, उसके हर एक क्षेत्र का विकास इसमें बहुत ही तीव्र गति से होता है, रैपिडली, बहुत तेजी से होगा, उसका शारीरिक विकास बहुत तेजी से होगा, ठीक है। अब बाल्यावस्था के बच्चों को देखो, क्या बाल्यावस्था के बच्चे तुरंत 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 इतना जल्दी बढ़ते हैं? अभी इतने हैं और 3 महीने या 4 महीने के बाद इतने बड़े हो गए? नहीं, वो विकास हम लोग को शैशवावस्था में ही देखने को मिलेगा। बालक जन्म के उपरांत इतना था, 3 महीने 4 महीने में ग्रोथ होके इतना हो गया, ठीक है। 6 महीने में बालक बैठने लगा, इस चीज को पकड़ के खड़ा होने लगा, तो ये ग्रोथ बहुत जल्दी हो रहा है। तो ये हम लोग का ऐसा स्टेज है जहाँ पे बालक का शारीरिक विकास जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही तेजी से होता है। उसके हाथ पैर वजन इन सब में वृद्धि जो होती है बहुत ज्यादा तेजी से होती है, ठीक है। यहाँ तक कि उसकी इंद्रियां जो है, उसके आंतरिक अंग है, मांसपेशियां हैं, इन सब का भी क्रमिक विकास हो जाता है, इन सब में भी क्रमिक रूप से विकास होता है, और ये सभी धीरे धीरे डेवलप करते हैं। अब जो बच्चा जन्म लिया था उसके छोटे छोटे पतले पतले हाथ पैर थे, और इतना जल्दी उसके हाथ पैर जो है मोटे हो जाते हैं या फिर उनके मसल्स बन जाते हैं कि वो बच्चा तंदुरुस्त दिखने लगता है, मोटा ताजा गोल मटोल दिखने लगता है। तो क्या है, उसके मसल्स का विकास है ना, ठीक है, वहां पे उसके मसल्स का विकास हो रहा है। आप लोग को एक चीज और हम नेक्स्ट क्लास में बताए, प्रीवियस क्लास में बताए थे कि आप शुरुआती दौर पे बच्चों को आवाज दीजिएगा या चुटकी बजाइएगा या ताली बजाइएगा, वो आपकी तरफ नजर नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे 2 या 3 महीने में आप उसको आवाज दीजिए, आप उसको बाबू बोल के पुकारिए, वो आपकी तरफ नजर घुमाएगा। तब उसका क्या होता है, इंद्रियों का विकास हो जाता है, सेंस ऑर्गन का विकास हो जाता है, और बच्चा जो है उस तरफ नजर घुमाने लगता है। तो इस स्टेज में बालक का शारीरिक विकास क्या हो रहा है, बहुत ही तेजी से हो रहा है, ठीक है। दूसरा हम लोग का पॉइंट है मानसिक विकास की तीव्रता, ठीक है, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट भी इस स्थिति में बालक के बहुत ज्यादा तीव्र गति से होती है।
शुरुआती दौर में बालक अपने आसपास जो कुछ भी है, जो उनसे लगे हुए हैं, जो उनकी सेवा कर रहे हैं, चाहे उनके आसपास ज्यादा लोग हैं, उन सबको वो नहीं पहचानता, लेकिन बहुत जल्दी वो मम्मी को, पापा को, या फिर दादी है उनके पास तो दादी को, दादा को, घर के जितने फैमिली मेंबर्स हैं उन सबको पहचानना सीख जाता है। ठीक है, गर्म चीज है, ठंडी चीज है, इन सबको पहचानना सीख जाता है। तो यह जो है मानसिक रूप से भी बालक का देखा जाए तो इस स्टेज में बहुत ज्यादा तीव्र गति से क्या होता है, विकास होता है। जैसे कि किसी चीज पे उनका ध्यान आकर्षित होना, उनका स्मृति याददाश्त, मम्मी है तो मम्मी को देखते ही रोने लगेंगे, मम्मी का नाम ले लिया जाए, मम्मी को बुलाएं तो रोने लगेंगे, मम्मी को देख के उनके पास जाना चाहेंगे, तो उनकी स्मृति बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है, संवेदनशीलता बहुत तेज होती है, प्रत्यक्षीकरण यानी कि किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे ना तो उनको वो चीज ध्यान में है। इस चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये बच्चों का एक अलग इसी स्टेज में 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बालकों में एक तरह का ये गुण होता है कि जब चीजें उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से होती है तो वो उनके माइंड में है, लेकिन जब वो चीजें उनके आंखों से ओझल हो जाती है या हट जाती है तो वो भूल जाते हैं उस चीज को। फिर अगेन आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कोई छोटा बच्चा है आपके घर में, मान लीजिए वो आपके घर से अपनी नानी या दादी के घर गया, 1 या 2 महीने वहां पे स्पेंड किया, जब वहां से वो रिटर्न आएगा तो वो आपको भूल जाएगा, वो आपको ध्यान में नहीं रखेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी जो है जो प्रत्यक्षीकरण वाला यहाँ पे केस हो जाता है, मतलब जब तक आप उसको प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं तब तक आप उसकी मेमोरी में हैं। जैसे ही आप उसके आंखों से ओझल ओझल हो गए, ठीक है, उसकी मेमोरी से आप हट गए, निकल गए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जी मैम। इसके बाद है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। किसी चीज को वह सीखते भी बहुत जल्दी है इस स्टेज में, मतलब जितना भी वर्क है ना इस स्टेज में उनका बहुत तीव्र गति से होता है और इस असहाय स्थिति से वो बहुत जल्दी बाहर निकलते हैं। तो सीखने की क्रिया भी बहुत ज्यादा क्या होती है, तेज होती है। तो शिशु के सीखने की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा तीव्रता होती है और वह उनके आवश्यक बातों को सीख लेता है। देखिएगा, कोई शब्द बोलना है, पानी, चाची, दादी, माँ, कोई चीज है, वो चीजों को बहुत जल्दी बच्चा सीखता है। ठीक है, और उनकी जो आवश्यकताएं है उन आवश्यकताओं को तो और जल्दी वो सीखता है। जो भी चीज करना है, गुटक कर चलना है, गुटक कर चलना सीख लेते हैं, किसी चीज को पकड़ कर चलना सीख लेते हैं। ठीक है, किसी चीज को उठाकर मुंह में डालना सीख लेते हैं, पकड़ना सीख लेते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया भी इस स्टेज में बालकों में बहुत ज्यादा तीव्र गति से होती है। ये एक बालकों की यहाँ पे क्या है, हम लोग का शैशवावस्था के बालकों की विभिन्न विशेषताओं में से आ गया। अगला है हम लोग का दूसरों पर निर्भर होना। हम आप लोग को क्या बताए थे कि ये जो स्टेज होता है, इस स्टेज में बालक जो होते हैं पूरी तरह से असहाय होते हैं, पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो ये हम लोग का यहाँ पे एक इसकी विशेषता में आ जा रही है कि दूसरों पर निर्भरता यानी कि डिपेंडेंट ऑन अदर्स। इसमें क्या होता है कि जन्म के बाद जो कुछ समय तक बहुत ही असहाय स्थिति में होते हैं, उसे भोजन के लिए चाहे अन्य किसी भी शारीरिक कार्य के लिए क्या है, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना है। दूसरे करके देंगे तो ही उनका कार्य होगा। ठीक है, तो इस स्टेज में क्या होता है, बालक जो है उनको प्रेम और सहानुभूति पाने के लिए भी दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। अब दूसरों से प्रेम चाहिए, सहानुभूति चाहिए, मान लीजिए उनको कुछ काट लिया, चाहे उनको कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो सहानुभूति के लिए भी वो क्या है, दूसरों के ऊपर क्या है, निर्भर है, दूसरों के ऊपर आश्रित है। दूसरा उनको स्नेह करेगा, प्यार करेगा तो ही, वो मुंह से बोल नहीं सकते क्योंकि उनका भाषाई विकास अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, भाषाई विकास के रूप में क्या है, भाषा के रूप में उनका क्या है, किसी चीज की जरूरतों को पूरा करना तो रोते हैं, रो के जाहिर करते हैं। उन्हें भूख लगी है तो रो रहे हैं, उन्हें किसी बात की तकलीफ है तो रो रहे हैं, खुशी जाहिर करनी है तो हंस रहे हैं। इस प्रकार वो भाषाई रूप में अपने बातों को जो है दूसरों तक एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शाब्दिक ज्ञान उनके पास नहीं होता है। ठीक है, तो वो मुख्यतः अपने माता पिता और विशेष रूप से अपनी माँ पर क्या होते हैं, ज्यादा निर्भर होते हैं, क्योंकि माँ ही होती है जो उनका सारा कार्य जो है पूर्ण रूप से करती है, जो उसके सबसे नजदीक होती है, जो उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसीलिए वो माँ पर विशेष रूप से क्या करते हैं, बालक निर्भर होते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग का और भी बहुत सारा पॉइंट है, 5 ऑलरेडी हो चुका है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रहने देते हैं। बाकी हम लोग शैशवावस्था का और जो भी है टॉपिक वो कल क्लियर करेंगे।